स्वागत है आपका रीड एंड राइट विद सौरभ शुक्ला में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किए थे। उसके हर टाइप के सवाल यहाँ पे लगाने का पूरा प्रयास किया था और समझा था, देखा था कि उसके सवाल कैसे किए जाते हैं आसान तरीकों के साथ में और अपने नंबर कैसे सिक्योर किए जाते हैं एग्जाम में। आइए दोस्तों, अपने नेक्स्ट सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमने पीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पीईटी के जो पिछले पेपर हुए थे उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसका जो डीआई सेशन है, डीआई सेक्शन हम यहाँ पर पूरा अपना देखेंगे कि कैसे उसको आसान तरीके से किया जाता है। क्योंकि डीआई के सवालों में दोस्तों अगर हमारी 3 डीआई भी आ गई, जो 3 डीआई पिछले पेपर में आई हुई थी, तो उसकी प्रायिकता यही है, प्रोबेबिलिटी यही है कि वो 3 संख्या पूरी डीआई की रहेगी। और 3 में अगर मैं 5-5 प्रश्न ही जोड़ लूँ तो हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन वही डीआई से आने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा एक प्रश्न दे रखा था, एक डीआई है पूरी, उसमें 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात यानी रेशियो दे रखा है। 7 छात्र हैं, 7 स्टूडेंट हैं हमारे, जिनके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंकों का हमें रेशियो दे रखा है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री दैन ज्योग्राफी? देखिए दोस्तों, हमको जो दे रखा है वो इतिहास अपॉन भूगोल का रेशियो दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक, अब इसमें ये देखना है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा रहा होगा और डिनोमिनेटर कम रहा होगा। यानी न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर जब होगा तभी ये क्या होगा, इतिहास में बच्चे ज़्यादा अंक पाएंगे और भूगोल में कम अंक पाएंगे। अब यहाँ पर दे रखा है जो रेशियो, एक रेशियो दे रखा है 1.25, 1.4 और 1.55। ये वैल्यू बेटा तभी आ सकती है डिवाइड करने पर इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंकों को, जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा, तभी ये वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। और इतिहास में जब ज़्यादा नंबर पाएंगे बच्चे, तभी ये न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, 0 से यानी 1 से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। है कि कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? Which of the following students got less marks in history than in geography? आइए देखते हैं दोस्तों कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हों। हमें रेशियो दे रखा है इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंकों का रेशियो दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, जब हमारा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा तभी क्या हो जाएगा कि भूगोल में इतिहास से बच्चे ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा रेशियो है। इसमें दे रखा है एक रेशियो 0.65, 0.85, 0.35 और 0.95। इसकी पोजीशन है 0.65 की 1, 0.85 की 2, 0.35 की 3 और 0.95 की दे रखा है बच्चों 7। 1 2 3 6 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूगोल में जब बच्चे ज़्यादा अंक पाएंगे और इतिहास में कम पाएंगे, तभी जब भाग देंगे दोनों को हम, तो हमारा क्या होगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा भाग देने के लिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। तो हमारे ऐसे 4 रेशियोज दिए हैं जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस पोजीशन पे ये है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3 6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें दे रखा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट 3 का जो
रेशियो दे रखा है हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी। यह है कौन सा हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट 3 का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसका रेशियो 0.35 और स्टूडेंट 4 का कितना दे रखा है दोस्तों 1.25। ये बच्चों क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या रेशियो है। जब इसको डिवाइड किया गया था तब ये हमको मिला था, यानी एग्जैक्ट नंबर हमको नहीं पता है कि हिस्ट्री में कितना मिला और ज्योग्राफी में कितना मिला। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, जब नंबर ही नहीं पता है तो ये आंकड़े क्या है दोस्तों अपर्याप्त है और ये हमारा आंसर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त। प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। इसमें दे रखा है कि इतिहास अपॉन भूगोल यानी हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम रेशियो एंड मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी इज। देखिए दोस्तों यहां पर हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी का हमको रेशियो दे रखा है जो मैक्सिमम रेशियो है, मैक्सिमम रेशियो हमसे पूछा है एग्जाम में, मैक्सिमम और मिनिमम रेशियो का अंतर। मैक्सिमम रेशियो इसमें देख सकते हैं हम लोग दोस्तों क्या है 1.55 और जो मिनिमम रेशियो है वो हमारा 0.35। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 0 to 1.20, जिस ऑप्शन में है वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दे रखा है हमारा छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। यहाँ पर दे रखा है, आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी का जो हमें रेशियो दे रखा है, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी का रेशियो दे रखा है, छात्र नंबर 4 का वो दे रखा है 1.25। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखूं तो 1.25 को अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं और उसके नीचे 1 लिख देंगे और ये जितने पॉइंट के बाद जो अंक हैं उतने 0 नीचे बढ़ा देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर हमको मिल जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूं 25 से डिवाइड करूं 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, तो हमको रेशियो मिल गया 5/4। अब यहाँ पर दे रखा है कि यदि भूगोल में 60 अंक मिले हों, ज्योग्राफी का रेशियो कितना मिल गया हमको 4, यानी 4 की वैल्यू दे रखी है 60 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 15 आ गई। तो हमें इतिहास का मार्क्स पूछा गया है, इस 5 में हम इसको 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75 नंबर कितना हो गया आंसर हो गया जो छात्र 4 को इतिहास में मिले हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखें। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा एक ग्राफ दे रखा है दोस्तों जो कहलाता है बार ग्राफ, और यहाँ पर हमको कुछ प्रश्न दिए हैं उसी ग्राफ से रिलेटेड, उसको हमें हल करना है। पूछा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ वूल वॉज इन द ईयर। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उछाल है, जो ग्राफ में बढ़ोतरी है, एक 2016-17 का है, समझ लीजिए ये 2016-17 का है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 65, और यहाँ से जो हाइक करके गया है दोस्तों दूसरा वो गया है 2017-18 में कितना तो गया है दोस्तों 76 गया है। तो इस दोनों का अगर हमें डिफरेंस निकालो तो हमारा हो जाएगा 11, यहाँ पर 11 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जितने भी बार ग्राफ के हमको डेटा दिए हैं उतना हाइक किसी में नहीं है। तो उच्चतम वर्ष का जो उत्पादन हो जाएगा कच्चे वूल का, यानी कच्चे ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस वर्ष हुआ है 2016-17 में। 2016-17 में यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ग्राफ के अनुसार हमको जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा है वो कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में
कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है। ड्यूरिंग द लास्ट 4 years द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इंक्रीज्ड बाई डैश परसेंटेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 4 years। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ पर हम ग्राफ को देखेंगे तो जो फर्स्ट 4 year दिया है हमारा, फर्स्ट 4 year वो दे रखा है 56, 51, 53 और 65। जो लास्ट के 4 years है, यानी कि जो लास्ट 4 year है उसका डेटा कितना है दोस्तों? 76, 58, 68 और 73। देखिए दोस्तों, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए पहले हमको इनको जोड़ना होगा और फिर इसको जोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ेंगे हम तो हमारा कितना आएगा? 225 आएगा, और इसको जोड़ने में कितना आएगा दोस्तों? 275 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड जो लास्ट 4 year है उसमें इंक्रीजमेंट कितना हुआ है। 225 हमारा फर्स्ट 4 year का है और 275 हमारा लास्ट 4 years का है। अगर मैं इंक्रीज देखूं तो यहाँ पर 25 से संख्या 75 हुई है। कितने की बढ़ोतरी हुई? 50 की बढ़ोतरी। किस पर? 225 पर। तो 100 पर कितना, यही हमको निकालना है। इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं 5, 5, 20 टाइम पे जाएगा। 5, 9, 5, 10, 200 अपॉन 9 आ जाएगा। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो हमारा कुछ आ जाएगा 22.2% के आसपास, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 years वॉज। देखिए, हमने फर्स्ट 4 years का पिछले प्रश्न में निकाल लिया था और लास्ट 4 years का हमें डेटा का सम निकाल लिया था। अगर मैं टोटल 8 years के बारे में बात करूं, 8 years के बारे में, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? दोनों का सम 225 प्लस 275, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। अब हमको एवरेज निकालना है, औसत उत्पादन निकालना है। तो हमारा टोटल नंबर कितना है? 500 है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं? 8। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 62.5 आ जाएगा MT, मीट्रिक टन। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वॉज इन द ईयर। देखिए दोस्तों, अगर हम पूरे ग्राफ को देखें तो ग्राफ में 2017-18 की जो हमें डेटा दे रखा है वो हमारा 76 है, और 2018 और 2019 का जो हमको दे रखा है डेटा वो हमारा 58 है। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखूं तो हमारा आ रहा है 18 यूनिट, जो कि किसी भी ईयर में ग्राफ में अगर हम देखा जाए तो कोई भी डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो जब यहाँ पर डिफरेंस इतना बड़ा है तो हमारा परसेंटेज डिक्रीज भी बड़ा होगा, और किस ईयर का होगा? 2018-19 का हमारा जो डिक्रीज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दे रखा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का डैश पार्ट था। द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन 2014-15 वॉज डैश ऑफ द प्रोडक्शन इन 2019-20। देखिए दोस्तों, 2014-15 में हमारा जो डाटा दे रखा था वो हमारा कितना है? 51 है, और 2019-20 में वो डाटा के बढ़ के कितना हो गया है? हमारा 68 हो गया है। तो ये पूछा है कि 2019-20 के डेटा का कौन सा भाग हमारा 2014-15 का डेटा था। अगर ये 68 था 2019-20 में, तो इसका x पार्ट मान लिया हमने, हमारा क्या है? 51 है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 51/68। इसको 17 से डिवाइड कर दीजिए, 17 × 17 = 14। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3/4 पार्ट हो जाएगा, जो 2018-19 के डेटा का 2014-15 हमारा भाग होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, एक टेबुलर फॉर्म में हमें डेटा दे रखा है। सेल्स 1 A B C D E
का जो अलग अलग ईयर्स में हमारा कमीशन अर्न कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। इसमें पूछा है प्रश्न में कि सेल्समैन किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। इन विच ईयर कमीशन अर्न बाई सेल्समैन सी शोड द हाईएस्ट इंक्रीज दैट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। देखिए दोस्तों 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में सी द्वारा अर्जित कमीशन कितना है। 2015 में 26,200, 2016 में 27,800, 2017 में 28,200, 2018 में 29,100, 2019 में 29,400 और 2020 में हमारा 30,000 है। अगर एक साल से दूसरे साल के बीच का हम डिफरेंस देखें जो हमारा कमीशन अर्न किया गया है, तो 2015 से 16 में 1,600 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 2016 से 17 में हमारा 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 2017 से 18 में 900 रुपये का डिफरेंस है। 2018 से 19 में 300 रुपये का डिफरेंस है और 2019-20 में 600 रुपये का हमारा डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर 2015 से 16 में है। कितना रुपये दोस्तों? 1,600 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2016। इसका मतलब ये हुआ कि 2016 में 2015 के कंपेरिजन में सी ने सबसे ज़्यादा कमीशन अर्न किया है। यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दे रखा है कि 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। हमारा 2018 में बी द्वारा अर्निंग जो हुई है उसकी कमीशन की वो है कितनी? 28,000 रुपये। और ए बी सी डी ई यानी पांचों के द्वारा 2018 में जो अर्निंग हुई है कमीशन की वो है 1,46,960। तो हमारा यही पूछा है कि टोटल का बी ने जो अर्न किया था वो कितना परसेंटेज था। तो इस जो हमारा बी का है 28,000 और टोटल है हमारा 1,46,960। इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद में लगभग 19.05 हमारा आएगा परसेंटेज। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। यानी विच सेल्समैन कमीशन इन 2018 शो द हाईएस्ट इंक्रीज ओवर दैट इन 2015। मतलब ये है कि किस सेल्समैन का, ये हमारे क्या है? सेल्समैन है ए बी सी डी ई। किस सेल्समैन का 2015 से 2018 के बीच में जो अर्निंग हुई है कमीशन की वो सबसे ज़्यादा अर्निंग किसकी हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2015 में ए का 27,350 रुपये अर्निंग था और 2018 में 29,800 रुपये है। बी का 26,850 था और इसका 2018 में 28,000 रुपये है। सी का हमारा 26,200 रुपये 2015 में था, 2018 में 29,100 रुपये है। डी का 27,850 रुपये था 2015 में और 30,060 रुपये 2018 में है। और ई का हमारे 28,640 रुपये 2015 में था, 2018 में 30,000 रुपये है। देखिए दोस्तों इसमें यानी 2018 से 2015 के डेटा को माइनस करने पर ए का हमारा 2,450 रुपये आ रहा है, बी का 1,150 आ रहा है, सी का 2,900 आ रहा है, डी का 2,210 आ रहा है और ई का 1,360 आ रहा है। हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है? सी का। इसका मतलब ये हो गया कि 2015 के कंपैरिजन में 2018 में सी की जो अर्निंग हुई है कमीशन की वो सबसे ज़्यादा हुई है। जिस ऑप्शन में सी होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए द्वारा 2019 में अर्न की गई जो कमीशन है और डी द्वारा 2019 में जो अर्न कमीशन है हमारा वो ए का कितना परसेंट है। अगर ए का हमारा 24,600 रुपये है, 24,600 को अगर हम x/100 से मल्टीप्लाई करके 29,800 के बराबर कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 298 गुणे 100/246। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा x = 121.13 जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यही हमारा आंसर है।